तपोभूमि पर, कर्म भूमि पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब मैं बिहार की धरती की बात करता हूं तो मन से मैं ये मानता हूं कि यह धरती तपोभूमि है, कर्म भूमि है और देश को सामाजिक जगत से लेकर के, धार्मिक जगत से लेकर, अध्यात्म जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में सब में दृष्टि और दिशा देने का काम किया है। तो ये बिहार की पवित्र धरती ने किया है, इसको मैं नमन करता हूं। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। महात्मा बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी के कर्म की चंपारण सत्याग्रह की धरती, चंद्रगुप्त की धरती, वीर कुंवर सिंह की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती, इसको मैं नमन करता हूं। अभी अमरेंद्र बाबू कह रहे थे कि मेरा संबंध है, संजय बाबू कह रहे थे मेरा संबंध है। मेरा संबंध तो है, लेकिन संबंध से ज्यादा संबंध यह है कि मैं इस धरती का ऋणी हूं, क्योंकि जो कुछ भी राजनीतिक चेतना मुझ में आई, जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा, वो सारी सीख मुझे मिली है तो इसी बिहार की धरती से मिली, और जिसकी शुरुआत आरा से होती है, इस बात को मुझको समझना। मेरे पिताजी ने 1947-46 में गोल्ड मेडल लेकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास किया था, और पहली बार वो 22-23 साल की उम्र के होंगे जब वो आरा जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे। और यहाँ लगभग उन्होंने 5-7 साल का नौकरी भी की, पढ़ाया भी, और बाद में पटना विश्वविद्यालय चले गए, और पटना विश्वविद्यालय के बाद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसलिए आरा से उनका संबंध और हमारा संबंध, जब मैं छोटा था तो मुझे वो गाड़ी पर ले आया करते थे। उन दिनों तो रोड भी छोटी हुआ करती थी, आने में भी बहुत समय लगता था पटना से। तब उस समय हमको वो जैन कॉलेज दिखाया करते थे, बोलते थे ये यहाँ मेरा क्लासरूम था, यहाँ मैं पढ़ाया करता था, यहाँ मैं घुमा करता था, यहाँ मैं क्रिकेट खेला करता था। तो आरा के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा है जिसको बचपन भूल नहीं सकते। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ ये सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है, इसके लिए मैं मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से चर्चाएं चल रही थी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझाया है, मैं उसको दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नई बातें जरूर जोड़ना चाहता हूं। हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से हैं, सामने बैठे लोग और मंच पर बैठे लोग जिनके साथ में युवा काल में साथ था, मैं चेहरे पहचान रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो राजनीतिक चेतना वैसी ही जवान है जो पहले हुआ करती थी, वो मेरे को देखने को मिलता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक समय था जब राजनीति में, और मुझे याद है बचपन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो कहते थे कौन जाति का है भाई, अगड़ा है, पिछड़ा है, केकर वोट मिली, केकर ना मिली, के साथ दे के ना दे साथ, ऐसी बातें सुनते थे। फिर ये भी सुनते थे कि ये तो बाहुबली है, एकरा के हरा। फिर ये भी सुनते थे कि एकरा सामने के लड़ी। और हमने ये भी सुना है अपने होशो हवास में कि जे हमारा सामने खड़ा हो स्वर्गीय हो जाए। ये हमने सुना है, विश्वविद्यालय के चुनाव में मैंने देखा, जिस विश्वविद्यालय ने एक से एक ताज, एक से एक लोग पैदा किए, वह विश्वविद्यालय किस मुसीबत में पड़ गया लालू राज में, वो भी मैंने देखा। इसलिए शिक्षा कहां तक गई थी बिहार में और शिक्षा कितने नीचे तक गई है, ये दोनों का अंदाजा मुझे है जो आपके सामने खड़ा है कि मैं कह सकता हूं। लेकिन 2014 में मोदी जी ने भारत की राजनीति की रीति, नीति, चाल चलन, चरित्र सब बदल डाला, सब बदल। इससे पहले लोग नेता बनते थे, नोट
प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया और राजनीति में एक नया आयाम लिख डाला है जो हम सबको ध्यान में आता है। अब मेवा नहीं खाना, अब सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना, ये मोदी जी ने सिखा दिया। आजकल तेजस्वी यादव अपने फोटो के साथ अपने पिता की तस्वीर नहीं लगाते। जिसने जनता दल यूनाइटेड खड़ी की उसकी तस्वीर आजकल गायब है। क्यों गायब है? इसलिए गायब है क्योंकि जनता जागरूक हो गई, मोदी जी ने जागरूक बना दिया। अपना जात पर न पात पर, काम के आधार पर वोट पड़ेगा, इस बात को उन्होंने सिखा दिया, इस बात को बता दिया। इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, कांग्रेस पार्टी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, माले बात नहीं करेगा रिपोर्ट कार्ड का, क्योंकि इनका इतिहास ही लालो लाल है। ऊपर से नीचे तक समाज के विध्वंसकारी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ सीधे सीधे दिखता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? याद है ना? उस समय लालू जी ने मजाक उड़ाया था कि 1,25,000 देगी, कब देगी, क्या देगी, मालूम ना। अब आपको क्या मालूम था कि आप यहां नहीं होंगे, आप रांची के जेल में होंगे। भविष्य के में क्या रखा है किसको पता? उनको क्या मालूम था कि मोदी जी दोबारा जीत करके आएंगे और बिहार को 1,25,000 करोड़ ही नहीं 40 करोड़ एक्स्ट्रा दे करके जाएंगे और बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे। ये बात किसको मालूम? 10,000 करोड़ रुपए दिया है शिक्षा में, 6,000 करोड़ रुपए दिया है स्वास्थ्य में, और ये 6,000 में मैं आरा का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं डुमरांव का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का 1,200 करोड़ रुपए नहीं जोड़ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा बिहार को आशीर्वाद देना है। 70 साल में बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज हुए। वैसे तो एक ही मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। 3 तो प्राइवेट क्षेत्र में थे जिसको सरकार ने बाद में लिया। लेकिन 2014 में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, मोदी जी ने हमको यह आशीर्वाद दिया और बिहार में आज 14 मेडिकल कॉलेज है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 8 मैंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 8। एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 250 करोड़ का है। बक्सर में उसका काम चल रहा है 300 करोड़ रुपए, पटना में उसका काम चल रहा है 350 करोड़ रुपए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने मंगल पांडे जी को कहा, भाई पटना में मेरा जन्म हुआ 1960 में, सब जगह तुम मांग रहे हो, पटना के लिए तुम मांगते ही नहीं कुछ। तो देखा नहीं, मैं मांगूंगा। मैंने वहां 250 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया मोदी जी के आशीर्वाद से। जब नीतीश जी को पता चला तो नीतीश जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा तो पटना बनेगा, 5,000 बेड का हॉस्पिटल और 50,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। इसलिए 1,25,000 करोड़ से जोड़कर 40,000 करोड़ और एक्स्ट्रा बिहार को दिया। पूर्वी गुमटी मुझे ऊपर से दिखा, वो बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है। विकास के ये NH-84 का काम पटना तक चल रहा है कि नहीं चल रहा? धनाधन कहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पटना? ये विकास के काम किसने देखे थे? ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम आपके पीछे। आप बताइए, कोविड-19 हुआ, अमेरिका हिला कि नहीं हिला? स्पेन हिला कि नहीं हिला? फ्रांस हिला कि नहीं हिला? आज भी हिले, आज भी दिक्कत है। शक्तिशाली देश है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छे हैं, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके भारत की 130 करोड़ जनता को बचाया और कोविड के लिए तैयारी की। उसकी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। जिस दिन लॉकडाउन लगाया था उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1,600 हॉस्पिटल है डेडिकेटेड कोविड के लिए। आज 4 लाख बेड है कोविड के लिए। उस समय हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं था, हम विदेश से मंगवा रहे थे। आज भारत के उद्यमियों को मोदी जी ने प्रोत्साहित किया। 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट प्रतिदिन भारत बना रहा है। अब हम
देशों को हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। ये वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है। टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ 1500 थी प्रतिदिन, आज 15 लाख प्रतिदिन हो गई है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी। ये मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से कोविड से लड़ाई लड़ी गई है, ये हमारे सबके सामने है। इसलिए मित्रों, जब हम, अब आप बताइए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में आपको पूरे मार्च महीने से लेकर के छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? पीछे से बताइएगा, मिला कि नहीं मिला? ये है अंतर, ये है काम करने का तरीका। अब जनधन खाते को लीजिए। जब मोदी जी ने कहा कि भाई जनधन में खाता खोलो, तो बोला मोदी जी को भी क्या सोच रहा है, खाता खोलो, बिना पैसे के खाता खोलो, बिना पैसे के खाता खोलो, क्या हो गया? मजाक उड़ाया। उस दिन भारत में खाता धारक की संख्या 3.25 करोड़ थी। आज खाता खोल के बैठे हुए लोगों की संख्या है 44 करोड़ 44 लाख। इतने लोगों ने खाता खोला। और कोविड में बिना मनी ऑर्डर के और बिना पोस्टमैन के और बिना पोस्ट ऑफिस के 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1,500 रुपए पहुंचा दिया मोदी जी ने, सीधे सीधे उनके खाते में पहुंचाया। बोलो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये है मोदी जी का जनधन खाता किसानों के लिए। कभी सोचा था कि किसान को सीधे सीधे, राजीव गांधी क्या कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता, 15 पैसा पहुंचता है। और मोदी जी ने 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में सीधे सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल में पहुंचा दी और दूसरी किस्त अक्टूबर महीने के लिए 17,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। किसानों के लिए कभी सोचा था कि लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा? किसान नेता तो कौन कौन नहीं हो गए, कितने कृषि मंत्री बन गए, कितने लोगों ने अपने आगे पीछे किसान नेता का पदवी लगवा ली, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ही थे जिन्होंने कृषि में रिफॉर्म्स ला करके किसानों को आजाद कराया है। तो मोदी जी ने कराया है, इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको जानना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, अगर हम बात करें हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अगर हम बात करें अपने विधवा बहनों के लिए, सबको 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने का काम उनके खाते में किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और अब मित्रों, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बहुत बड़ी योजना हम लोग लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री लेके आए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च होगा। और ये 1 लाख करोड़ रुपए कोई यहां बैठे हुए नेता या डिप्टी कमिश्नर या डीएम नहीं खर्चा करेगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगी फार्मर्स की। किसान तय करेगा कि उसके खेत को क्या चाहिए, किसान तय करेगा कि कोल्ड स्टोरेज कहां बनना चाहिए, किसान तय करेगा कि स्टोरेज कहां बनना चाहिए, किसान तय करेगा कि कौन सी सड़क की मरम्मत होनी चाहिए, किसान तय करेगा कि कहां मंडी बननी चाहिए। और जहां वो कहेंगे पैसा मोदी जी देंगे, काम किसान करेगा और अपना विकास करेगा। ये नई योजना है मित्रों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत से कामों को हम लोगों ने अंजाम दिया है। आप बताइए, 18,000 गांव थे बिना बिजली के, 18,000 गांव। कभी सोचा था कि 18,000 गांव बिना बिजली के होंगे आजाद भारत में? मोदी जी ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि 1000 दिन में ये 18,000 गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। और 1000 दिन में मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दी। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने बिजली पहुंचाई तो बिहार के अंदर ही 1 करोड़ 95 लाख लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया। एलईडी बल्ब बिहार में दिया गया 1 करोड़ 95 लाख, यानी लगभग 2 करोड़ लोगों को। उसी तरीके से जो ये सौभाग्य योजना था, जिसके तहत घर को बिजली मिलनी थी, तो 32 लाख लोगों को बिजली बिहार में मिली है। और सारे देश में 2 करोड़ 36 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है। ये काम मोदी जी ने किया है। इसी तरीके से 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन पहुंचाया बहनों को। और लॉकडाउन के दौरान 3-3
के सिलेंडर मुफ्त 8 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया। इसलिए चाहे उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, जनधन हो, ये सारे के सारे काम मोदी जी ने आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भारत 12 करोड़ 71 लाख परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का काम किया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना। कौन है ये लोग? गरीब लोग, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, घर में काम करने वाला, मिस्त्री, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो गरीब व्यक्ति, उनको ये 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। और नीतीश जी भी पीछे नहीं रहे। नीतीश जी ने अभी इस कोविड के दौरान 1 करोड़ 41 लाख लोगों को, जो राशन होल्डर थे, उनको 1-1 हजार रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, पिछली बार आपको याद होगा लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारा था, और बच्चों को साइकिल देकर, महिलाओं को, बच्चों को सम्मान देकर के शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये हम आपके सामने कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी बनी। लेकिन हाँ, जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आज विपक्ष क्या कर रहा है। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए, अगर मैं माले की बात करूं तो आपको याद है ना, नाड़ी का नरसंहार, नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है ना कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं। ये तो हाईजैक हो गई, हाईजैक। 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी, और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां? और माले का क्या रिकॉर्ड है आपको मालूम है ना? शाहीन बाग से लेकर जो जहां जहां देश के विध्वंस ताकते हैं, उनके साथ खड़ी रहती है कि नहीं रही है कि नहीं है? अर्बन नक्सल मालूम है ना सबको। और ये लोग अशांति फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? तो क्या आप बिहार में अशांति चाहते हैं? क्या बिहार में अशांति चाहते हैं? आपको याद है, एक समय ऐसा था 94, 95, 96, 97, 5 बजे के बाद आप आरा के बाजार में घूम नहीं सकते थे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या ये सच नहीं है कि कोई डॉक्टर सवेरे निकलता था तो मालूम नहीं था कि शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये सच है कि नहीं है? अगर मैं आरजेडी की बात करूं, आप लोग भूल गए क्या? वो गोपालगंज का डीएम दलित कृष्णैया, जो गोपालगंज से पटना आ रहा था और उसको कार से खींच करके मार दिया गया था। आप भूल गए क्या कि आज का डीजीपी बिहार का, इसको गोली शहाबुद्दीन ने मारी थी, और शहाबुद्दीन लालू जब तक चीफ मिनिस्टर है दंदनाता रहा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये नीतीश कुमार बने चीफ मिनिस्टर, तब वो जेल के अंदर गया है, तब वो जेल के अंदर गया। इस बात को समझना। ये आता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया है, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हों उसको बोलते रहते हैं, और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं, और एक नेता नहीं बोलता, अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं? जब दुनिया भारत के
लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा तुम बोल रहे हो।